आज जो हम वेरिएशन डिस्कस करने वाले हैं वो वेरिएशन डिस्कस करने वाले हैं हम एंथैल्पी के साथ, एंथैल्पी का वेरिएशन टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। तो हमें पता है, हम एंथैल्पी पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है कि एंथैल्पी क्या होती है। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो एंथैल्पी, जिसको आप एच से रिप्रेजेंट करते हो, वो फंक्शन होता है टेम्परेचर और प्रेशर का। और अगर ये जो चेंज इन एंथैल्पी अगर हम देखें तो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन हमारे पास में है कि एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि सब जो चेंज इन एंथैल्पी है, जिसको आप डाबा एच बोलते हो, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आप टेम्परेचर के साथ में कर लो और एक बार प्रेशर के साथ में कर लो। तो लेट्स से कि हम बोलते हैं कि सब एंथैल्पी में चेंज विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हमारे पास टीटी। इसी तरह से एंथैल्पी में चेंज आप देख सकते हो किसके साथ में, प्रेशर के साथ में। कब, जब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हो। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका डीपी। ओके, तो आपने ये इक्वेशंस को हम नंबर देते चलते हैं ताकि अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम उन्हीं इक्वेशंस को कोट कर लेंगे। अब इस इक्वेशन में आप एक चीज देखो कि ये जो चीज है हमारे पास में, डेल एच अपॉन डेल टी एंड प्रेशर, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वैल्यू हमने जब निकाली थी, जब हमने हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, और वो हमने वहां देखा था कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो या चेंज करते हो तो एंथैल्पी किस तरह से चेंज होती है। और जब हमने प्रेशर को क्या रखा होता है, कांस्टेंट रखा होता है। और इस वैल्यू को हम बोलते हैं क्या, इस वैल्यू को बोलते हैं हम सीपी। ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज योर सीपी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सो इसको हम यहाँ इस तरह से लिख देते हैं, और ये हमारे पास में dt हो जाता है या डाबा टी हो जाता है, और ये वैल्यू है हमारे पास में डाबा एच और डाबा पी, इसको हमने देखा है प्रेशर के साथ में और एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डीपी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास में आती है। और हमें, अगर हम इस एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी के केस में हमें मालूम है, वी नो दैट, यहाँ बता सकते हैं कि जो H है, जो एंथैल्पी है, वो एक इक्वेशन के साथ में रिलेशन में रहती है, जिसे हम बोलते हैं E प्लस PV। और इस इक्वेशन में अगर हम एंथैल्पी में चेंज देखें तो हम बोलेंगे कि साहब ये जो DH है, एंथैल्पी में जो चेंज है, वो क्या है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज। कब, जब हम एक बार रख लेते हैं प्रेशर को कांस्टेंट और वॉल्यूम में चेंज करें, और एक बार हम लिख लेते हैं वॉल्यूम में को कांस्टेंट और प्रेशर में चेंज करें। ठीक है ना, तो ये एक इक्वेशन आ जाती है। और ये जो वैल्यू है हमारे पास में DH और DE की, इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन 3 आया है, इस इक्वेशन में हम DH और DE इन वैल्यू को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। DH की वैल्यू हमारे पास में यहां पर आई है, और जो डेल्टा E है उसकी वैल्यू हमारे पास में यहां आई थी इस केस में। TE मतलब जो क्या, ये इंटरनल एनर्जी में चेंज। ओके, सो ये जो मैंने लिखा है इसको भी मैं थोड़ा सा बदल देता हूं। इस इंटरनल एनर्जी को हम E न लिख करके हम इसको लिखते हैं U। सो DU। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं किसकी, जो हमारे पास में डाबा E या DE है, और जो हमारे पास में DU है, इनकी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो यहां पर इस इक्वेशन 3 को लो और हम इस इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो DH की जो वैल्यू है वो हमारे पास में ये है ना, तो इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में क्या, CP डॉट ET प्लस डाबा H अपॉन डाबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड TP प्लस ये जो DU है, ये DU क्या है, प्लस मतलब सॉरी इक्वल्स टू आएगा, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है ना, यहाँ पे
अब हमारे पास में du है। अब इक्वल्स टू du क्या है? du हमने लास्ट पिछले उसमें देखा था, वो था हमारे पास में cv डॉट dt प्लस w प्लस वॉल्यूम के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस ये हमारे पास में वैल्यू है, सो पी डेल वी, या इसको dv भी लिख सकते हैं, और ये v dp। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास में आता है और इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 4। अब हमने यहाँ पर dH और dE दोनों की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी और ये इक्वेशन हमारे पास में आ गया। और हमें पता है कि हम अगर आइसोथर्मल प्रोसेस करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है कि सब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि जो dt की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0। अगर dt की वैल्यू 0 है तो आप देखो ये जो इक्वेशन 4 है ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कन्वर्ट हो जाएगा कि आप dt की वैल्यू 0 रखो तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, dt की वैल्यू 0 रखो तो ये जो वैल्यू है ये भी 0 हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास में कहीं पर भी कोई टर्म नहीं है जहां पर हमने टेम्परेचर का लिया हुआ हो, तो बाकी का इक्वेशन जो है वो हमारे पास में एज इट इज आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास में डाबा H अपॉन डाबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP, ये वाला। ठीक है, उसके बाद में इक्वल्स टू डाबा U अपॉन डाबा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV, और ये जो हमारे पास में बाद का जो टर्म है PdV प्लस VdP, और ये B है, ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि साहब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। अब इन दोनों साइड्स को हम क्या करते हैं, dp से डिवाइड कर देते हैं। ये जो इक्वेशन है हमारे पास में इक्वेशन 5, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 5 को डिवाइड कर देंगे बाय dp। ठीक है ना, तो dp से डिवाइड करो इस इक्वेशन को, तो आप ये देखोगे कि dp अपॉन dp क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगा dH अपॉन या डाबा H अपॉन डाबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बाकी ये वाला टर्म जो है वो 1 हो गया, तो ये खत्म। इसके बाद में आप यहाँ आओ, यहाँ पर आते हो तो dp और भी है, चलो वो एक एक करके देखते जाते हैं। तो ये वैल्यू आपकी हो जाती है डाबा U अपॉन डाबा B प्लस dV, ये V है, डाबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस ये हो जाएगा आपका P dV अपॉन dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्लस V, क्योंकि dP अपॉन dP क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ आपको क्या मिलेगा, V मिलेगा, तो प्लस V। तो ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाता है। और इस इक्वेशन में एक चीज और हम कर लेते हैं कि डाबा H अपॉन डाबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो दोनों ही टर्म्स में ये जो डाबा V अपॉन डाबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर और ये डाबा V अपॉन डाबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये दोनों उसमें कॉमन है। तो इस वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं, हम इस वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं, और बाकी का जो आपका बचेगा डाबा V U इक्वल्स टू डाबा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये बाहर आ जाएगा कॉमन, तो ये बचेगा सिर्फ P, और इसको हम बाहर लिख देते हैं डाबा V अपॉन डाबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस आ गया वॉल्यूम।
तो ये इक्वेशन हमारे पास में ये आ गई। अच्छा, ये इस इक्वेशन में एक टर्म आ रही है, ये जो डावा v अपॉन डावा p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है एक तरह का, और इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, KT से, और ये कहलाता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल इसलिए क्योंकि हमने इसको क्या किया है, आइसोथर्मली, ये आप देखोगे कि हमने टेम्परेचर को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा हुआ है, तो आइसोथर्मल है। और आइसोथर्मल क्योंकि हम टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ा नहीं रहे और इसको वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं, तो ये कंप्रेसिबिलिटी, तो इसको हम आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, KT। ओके, और अगर हम सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात करें, सॉलिड्स और लिक्विड्स में ये जो KT की जो वैल्यू होती है ये बहुत स्मॉल होती है, क्योंकि आप अगर सॉलिड को लेते हो या फिर आप किसी लिक्विड को लेते हो तो आप उसको कंप्रेस करो, आप सॉलिड को और लिक्विड को कितना कंप्रेस कर सकते हो, कितना दबा सकते हो, और क्या उसके वॉल्यूम में चेंज होगा, नहीं होगा। आप कितने ही उसके वॉल्यूम में चेंज करना चाहो, प्रेशर को कितना भी आप बढ़ा दो, और प्रेशर को बढ़ाने पर वॉल्यूम में चेंज देखना चाहो, टेम्परेचर को माइंड इट, टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखा है, आप टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएंगे। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो देखो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड जो है फिर वो बाद में गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वहां जब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन आपको क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और वॉल्यूम में परिवर्तन देखना है प्रेशर को दबा करके, है ना। तो आप ये कोई ब्लॉक लो और इस ब्लॉक के ऊपर क्या करो, आप प्रेशर लगाओ टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, तो देखो इसका वॉल्यूम सेम रहेगा या थोड़ा बहुत बदल जाएगा। लिक्विड में भी वही चीज होगी, आप लिक्विड को जब दबाओगे, प्रेशर खूब उस पर अप्लाई करोगे, तो वो वैल्यू क्या आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर, आप यहां पे बता सकते हो फॉर लिक्विड एंड सॉलिड्स, जो KT की जो वैल्यू है, या ये जो डाबा V अपॉन डाबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, जिसको आप आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी बोल रहे हो, ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो होगी फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास में इक्वेशन है 6, इसको हम अभी देखो और बदलेंगे, और अगर यहां ये जो वैल्यू है कहां गई, ये नहीं, ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि एंथैल्पी में चेंज प्रेशर के साथ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन अगर आप गैसेस के लिए देखें, और गैसेस में भी किसके लिए देखें, आइडियल गैसेस के लिए, तो आइडियल गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो संबंध होता है वो PV इक्वल्स टू nRT होता है। और इसको अगर आप चेंज देखना चाहते हो, इसमें इसको डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को, तो एक बार को हमने रखा प्रेशर को कांस्टेंट और वॉल्यूम में चेंज देख लिया, और एक बार हमने रखा वॉल्यूम को कांस्टेंट और उसके बाद में प्रेशर में चेंज देख लिया, तो ये वैल्यू जो है वो NR, और ये जो टेम्परेचर में चेंज है ना, N और R तो कांस्टेंट रहेंगे। तो टेम्परेचर को अगर आप कांस्टेंट रखते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आइडियल गैस ले लिया, और आपने जैसे यहां पर आइसोथर्मल देखा है, ऐसे ही आप यहां पर भी करते हो, क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, जीरो, और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है तो आप इसको लेकर के आओ, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन आप देखो, प्रेशर dV, टेम्परेचर कांस्टेंट, V dP, टेम्परेचर कांस्टेंट, और यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जब dt जीरो है तो उसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ओके, सो नाउ अब इस टर्म को लो, इस इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, आप कह सकते हो कि जो P dV है, इसको आप प्रेशर के साथ में ले रहे हो, और ये टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, प्लस V इक्वल्स टू जीरो होगा। और यही चीज आप यहां पे देखो, ये जो टर्म है
जब आप इसको इसके साथ में करते हो तो ये टर्म क्या आ जाएगा, जीरो। जब ये टर्म जीरो आ जाएगा तो ये वाला टर्म भी इसके साथ में मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जूल्स लॉ, क्या सजेस्ट करता है कि जो डाबा यू अपॉन डाबा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, जीरो। तो देखो ये टर्म हमारे पास में जीरो है और डाबा यू अपॉन डाबा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये जीरो है। तो ये दोनों ही टर्म जब जीरो है तो ये जो इक्वेशन 6 होगा वो इक्वेशन 6 क्या आ जाएगा, वो इक्वेशन 6 आ जाएगा डाबा एच अपॉन डाबा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू जीरो। यही है ना, ये टर्म हमारा जीरो हो गया, ये टर्म हमारा जीरो हो गया। तो जो जो डाबा एच अपॉन डाबा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर है ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आइडियल गैस को देखें और वहां पर एंथैल्पी में चेंज देखें प्रेशर के साथ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो क्या आता है, जीरो आता है फॉर आइडियल गैसेस, ठीक है ना। लेकिन अगर आप रियल गैसेस की बात करें तो रियल गैसेस के लिए जो डाबा एच अपॉन डाबा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो आता है ये वैल्यू आती है बहुत स्मॉल। और बहुत स्मॉल आने की वजह से एक अलग से एक एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं जूल्स थॉमसन इफेक्ट या एक्सपेरिमेंट। उससे हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो जूल थॉमसन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी और उस प्रभाव को हम उनके ऑनर में जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं, जो ये बताता है कि एंथैल्पी में चेंज टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को अगर हम चेंज करें, या एंथैल्पी में चेंज प्रेशर के साथ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम करें तो वो वैल्यू कितनी आती है। आइडियल गैसेस के लिए तो ये वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। बट रियल गैसेस के लिए ये वैल्यू जो है वो बहुत ही स्मॉल आती है और वो जो छोटी सी वैल्यू आती है उसको हम इस जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट की। ये जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है जिसको हम, अगर आप से पूछा जाए कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या था या जूल थॉमसन इफेक्ट क्या था, तो आप बता सकते हो कि जो रियल गैसेस का जो बिहेवियर है वो जूल और थॉमसन ने स्टडी किया और टेम्परेचर में जो चेंज है जब हम गैस को एडियाबैटिकली एक्सपेंड करते हैं हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो उस समय जो टेम्परेचर में जो चेंज आता है वो एक कूलिंग इफेक्ट आता है या टेम्परेचर वहां पर डिक्रीज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट कहते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही हम कुछ चीजों को समझाते हैं। क्या चीजें समझाते हैं, हम समझाते हैं जब आप गैसेस को लिक्विफाई करते हो, जितनी भी गैसेस हैं इनका आपने लिक्विफिकेशन पढ़ा होगा कि आप इन गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो। तो लिक्विड में गैसेस कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं, हम इसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं। ये जो जूल थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को करके और हम उस गैस को क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में आप देखते हो कि अगर आप किसी भी गैस को हाई प्रेशर से एक पोरस प्लग से पास करते हो, ठीक है ना, एडियाबैटिकली इसलिए क्योंकि वहां पर हीट एक्सचेंज जो है वो सराउंडिंग के साथ में नहीं होता, क्योंकि अगर सराउंडिंग के साथ में होगा तो हीट वहां से निकल जाएगी। जब आप उसका प्रेशर बढ़ाओगे, गैस को कंप्रेस करोगे, तो हीट जो है वो एक्सचेंज हो जाएगी सराउंडिंग से और जो हमारा गैस है वो लिक्विफिकेशन उसका नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वो एडियाबैटिकली हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर एक गैस को कंप्रेस करेंगे और कंप्रेस करने पर आप देखोगे कि गैस क्या होगी, फैलेगी। और जब वो गैस फैलती है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है,
ठंडा हो जाता है या कम हो जाता है। इसी वजह से इस जूल थॉमसन इफेक्ट को हम कई बार क्या बोलते हैं, इसको हम कूलिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। देखो आप अपना हाथ लो और उस पर फूंक मारो, तो हाथ जब हमें कहीं पर लग जाती है, जल जाता है, तो हम क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। तो वो जो लगने से जो जलन हो रही होती है, जो दर्द हो रहा होता है, वो उसको ठंडक मिलती है, क्योंकि आपके अंदर जो एयर का प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है जब आप फूंक मारते हो, और बाहर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है। तो जब आप फूंक मार करके और अपने हाथ पर जब फूंक मारते हो, तो वहां पर गैस क्या होती है, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करती है और एक्सपेंड होती है, और एक्सपेंड होती है तो वहां पर वो गैस क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ये सिर्फ फूंक मारने पर है। अब इसको दूसरे तरीके से लो। अब आप मुंह को बड़ा खोलो और क्या करो, ऐसे करो, तो गर्म हवा आपको फील होगी। आपका जो हाथ है ना, इस पर आप करके देखो। जब आप फूंक मारोगे तो वही गैस जो अंदर से बाहर आ रही है, वो गैस आपको कैसा फील देगी, ठंडक देगी। और इसी प्रोसेस को आप दूसरे तरीके से करो कि आप बड़ा मुंह खोल करके, जब अंदर का और बाहर का प्रेशर क्या है, समान है, वहां पर आप करते हो, तो आपको वो गर्म दिखाई दे, मतलब फील होता है। जबकि गैस वही है, वही आप सांस छोड़ रहे हो, और उस सांस छोड़ने के दौरान ही उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो। तो एक तरफ तो आपको दिखाई दे रहा है कूलिंग इफेक्ट, और एक तरफ दिखाई दे रहा है आपको हीटिंग इफेक्ट। ठीक है ना। तो वो इसलिए है क्योंकि जब हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, तब वहां पर जो अंदर का और बाहर का प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट सेम रख रहे हो, आप मुंह ज्यादा बड़ा खोल करके फिर कर रहे हो। ठीक है। जब आपकी आंख में लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, आंख को फूंकते हैं, तो कपड़ा लेते हैं और उसको फूंकते हैं और फिर उसको आंख पे लगाते हैं, तो आपको गरम गरम फील होता है। वो क्यों करते हो, उस समय आप वो फूंक नहीं मारते हो उस पे, आप बड़ा मुंह खोल करके उस कपड़े पर कैसे करते हो, हवा बाहर निकालते हो, तो वो गर्म होती है, और उस समय फिर आप उसको अपने आंख पे या कहीं दूसरी जगह जहां पर भी आपको वो सेक करना होता है, वो आप करते हैं, है ना। तो ये जो जूल थॉमसन इफेक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पर हम इसको यूज करते हैं। तो देखो, ज्यादातर केसेस में अगर हम देखते हैं गैसेस के साथ में जो नॉर्मल कंडीशंस है हमारी, उन कंडीशंस में जब टेम्परेचर जो है, ज्यादातर गैसेस के लिए टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, मतलब वो कूलिंग इफेक्ट शो करती है। ठीक है ना। वहां पर जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे, उतना ही जो वो गैस जो है वो क्या करेगी, कूलिंग इफेक्ट देगी, और उतना ही उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होता जाता है। मतलब ये कि जो टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है, जो डेल्टा टी है, वो कम हो रहा है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो आप प्रेशर को कम कर रहे हो, जो कंप्रेसिबिलिटी है, वो आप उसको कंप्रेस कर रहे हो। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि जो डेल्टा टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटाओगे तो टेम्परेचर घटेगा। और जब आप फूंक मार रहे हो तो उस समय प्रेशर को क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो आप प्रेशर को कम कर रहे हो, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये इसका एक डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन दो गैसेस आप देखेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो गैसेस जो हैं वो अपोजिट इफेक्ट देती हैं। अपोजिट इफेक्ट मतलब ये कूलिंग इफेक्ट ना देकर के हीटिंग इफेक्ट देती हैं, कि जब हम इनको गैसेस को हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ कंप्रेस करते हैं या जूल थॉमसन का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो यहां पर ये गैसेस क्या करती हैं, गर्म हो जाती हैं। देखो, मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट पीछे बताया था, जब हम हीट कैपेसिटी पढ़ रहे थे, और वहां पे मैंने आपको कहा था कि सब आपके पास में ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में एक गैस भरी हुई है, और ये आपने पिस्टन लगाया हुआ है, यहाँ पर आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, और हीट प्रोवाइड जब कर रहे होगे तो ये हीट इस पर जाएगी, और ये अंदर के प्रेशर को बढ़ाएगी, और ऊपर प्रेशर कम है, तो ये जो आपका पिस्टन है इसको ये ऊपर लेकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर V1 से V2 तक जब आपका पिस्टन ऊपर गया है, तो एक्चुअली में आपने जब इसको हीट प्रोवाइड किए तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये V1 से V2 की तरफ अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या करता है, इसको
बाहर की तरफ धक्का देता है और सिस्टम के द्वारा काम किया जाता है, गैस एक्सपेंड होती है, तो यहां पर गैस क्या हो जाएगी, ठंडी। इसी वजह से हमने वहां पे हीट कैपेसिटी में क्या किया, दो कंडीशन लगाई कि साहब हम या तो प्रेशर को कांस्टेंट रख करके या वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के, और फिर देखेंगे कि जो हम हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी कि हम उसको 1 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ा दें। ठीक है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हमेशा हमें क्या देखने को मिलता है, कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसा कि हमने यहां पर देखा कि कूलिंग इफेक्ट हो रहा है, ठंडी हो रही है, लेकिन स्पेशल कंडीशन हम लगाते हैं तो वो हीटिंग इफेक्ट में देता है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसी गैसेस हैं जो नॉर्मल कंडीशन पर ही क्या करती हैं, हीटिंग इफेक्ट देती हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, इन गैसेस में कूलिंग इफेक्ट देखने के लिए इनके टेम्परेचर को नॉर्मल कंडीशन में कम रखना पड़ता है। मतलब हम क्या करेंगे, जो बाकी की सभी गैसेस को तो हम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर जो हमारा 25 डिग्री या 27 डिग्री है उस पर ही उस एक्सपेरिमेंट को करेंगे और कूलिंग इफेक्ट ले लेंगे। लेकिन अगर हम इन दो गैसेस से कूलिंग इफेक्ट देखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इन गैसेस को पहले ठंडा करते हैं। तो हम हाइड्रोजन को ठंडा करेंगे -80 डिग्री सेल्सियस तक, और हीलियम को ठंडा करेंगे -240 डिग्री सेल्सियस तक। फिर इस -80 डिग्री सेल्सियस पर इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। किस एक्सपेरिमेंट को, कि हम इसको हाई प्रेशर अप्लाई करके और लो प्रेशर की तरफ कंप्रेस करेंगे, तो ये कूलिंग इफेक्ट देने लगता है। ऐसे ही इस हीलियम को हमने टेम्परेचर को क्या किया, -40 डिग्री पहले कर दिया, और फिर इस पर हमने हाई प्रेशर अप्लाई किया और इसको एक्सपेंड होने दिया, तो हम देखते हैं कि ये कूलिंग इफेक्ट देती है। तो ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर या जिस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर किसी गैस में ये जो कूलिंग इफेक्ट है ये देखा जा सकता हो, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो इन्वर्जन टेम्परेचर है ये रूम टेम्परेचर से बहुत कम है, लेकिन बाकी की जितनी भी गैसेस हैं उनका जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री या रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। इसलिए हम नॉर्मल कंडीशन में उन पर जब हम अप्लाई करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को तो हमें नॉर्मल कंडीशन में ही कूलिंग इफेक्ट दिख जाता है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर इतना कम है, -80 डिग्री और -240 डिग्री, इस वजह से हमें पहले इसको इतना कूल करना पड़ता है, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो इसका इन्वर्जन टेम्परेचर है इस पर हम इस प्रोसेस को करवाते हैं तो वो हमें कूलिंग इफेक्ट दिखाई देता है। अब देखो कूलिंग इफेक्ट होता क्यों है, अब हम इस एक्सपेरिमेंट पर आ जाते हैं। अभी तो मैंने आपको कुछ जनरल बातें बताई, ये एक्चुअली होता क्या है। तो पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है, क्या हम पहले इस एक्सपेरिमेंट में हम परफॉर्म करने वाले हैं, फिर हम बात करेंगे कि रीजन क्या है इस कूलिंग इफेक्ट का। तो देखो ये एक सेटअप आपको दिख रहा है, इस सेटअप में ये जो ब्लैक लाइन जो पैरेलल दो लाइन है ये एक एडियाबैटिक हमने सिस्टम लिया हुआ है, जिससे हीट ना तो बाहर जा सकती है ना हीट अंदर आ सकती है। ठीक है ना, यहां से हीट जो है वो अंदर बाहर नहीं जा सकती, ना तो हीट अंदर ना बाहर। ठीक है ना, तो हीट का जो आवागमन है या जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ जीरो, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि साहब ये थर्मल इंसुलेशन है या एडियाबैटिक है, आइसोलेट कर लिया। दूसरी चीज हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक पोरस प्लग लगाया हुआ है। पोरस प्लग का मतलब है कि ये जो आपका प्लग है इसमें छोटे छोटे छेद हैं, इतने छोटे छेद हैं कि जब हम इस गैस को यहाँ पर कंप्रेस करेंगे तो वो जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो इन पोरस प्लग से क्या होंगे, इस कंपार्टमेंट से और दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे, मतलब इसमें से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक गैस भरते हैं। हमने यहां पर एक गैस भर लिया, ठीक है ना, और इसका प्रेशर मान लीजिए कि P1 है, वॉल्यूम जो है वो V1 है, ये P1 प्रेशर है और इसका वॉल्यूम जो है वो V1 है। ये हमने एक कंडीशन ले ली और यहां पर थर्मामीटर लगा लिया ताकि हम ये देख पाए कि इसका टेम्परेचर कितना है। और दूसरा कंपार्टमेंट हमारा जो है इसमें भी हमने एक पिस्टन लगाया हुआ है और इस समय ये खाली है, और इसका प्रेशर जो है इस समय हम मान लेते हैं कि P2 है और जो वॉल्यूम है वो हम मान लेते हैं V2 है। ठीक है, अब हमारा काम क्या होता है, और हमने इसमें जो गैस भरी है ना उसको हम मान लेते हैं कि 1 मोल गैस है। ये जो गैस हमने इसमें भरी है वो है 1 मोल गैस, 1 मोल गैस। ठीक है, अब हमने इसमें गैस भर करके अब
इस पिस्टन को और दबाया। ये पिस्टन आप देख रहे हो कि इसको मैं इसको क्या कर रहा हूं, दबा रहा हूं। तो दबा रहा हूं तो ये पिस्टन पहले तो इस ए जगह पर है, अब ये गैस कंप्रेस होगी और ये यहां आ जाएगा ए डैश सिचुएशन में। ये जो डॉटेड लाइन से जो आपको दिख रहा है यहां ये पिस्टन आ जाता है, मतलब कि गैस का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। मैंने कंप्रेस किया ना तो वॉल्यूम इतना हो गया, और कंप्रेस होने पर इस पर यहां प्रेशर पड़ेगा। तो ये जो पोरस प्लग है, इस पोरस प्लग से ये जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो पास होने लगेंगे और यहां आने लगेंगे इस, और यहां जब आने लगेंगे तो ये गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस पिस्टन को बाहर की तरफ धक्का देंगे, और ये धक्का देंगे। और आपको पता है कि यहां इस वाले कंपार्टमेंट में, पोरस प्लग के इस वाले कंपार्टमेंट में जो प्रेशर है वो हाई है, और यहां ये जो प्रेशर है वहां लो है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस क्या होगी, मूव करेगी, और इस पिस्टन को जो इस बी कंडीशन में था या बी सिचुएशन में था, बी स्टेट में था, इसको ये बी डैश स्टेट में पहुंचा देगी। तो ये देखो हमने यहां पर क्या किया, सिस्टम पर काम किया, और इस पोरस प्लग से जब गैस पास हुई तो यहां सिस्टम ने क्या किया, इस सिस्टम ने इस पिस्टन को यहां से इस बी डैश तक पहुंचा दिया, मतलब सिस्टम के द्वारा काम किया गया। ठीक है, तो होता क्या है कि यहां जब गैस कंप्रेस करते हैं तो यहां पे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो और आप देखोगे कि जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो यहां पर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा लगे होंगे। इस कंडीशन में वंडरवॉल फोर्सेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ये गैस क्या है, कम जगह में आ गई है, कंप्रेस हो गई है। और जब ये यहां पर इस पोरस प्लग से यहां पास होगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अब कम प्रेशर में आएंगे। कम प्रेशर में आएंगे तो वो जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं, वो वंडरवॉल फोर्सेस आपको मालूम है वो अट्रैक्शन फोर्सेस है, वीक अट्रैक्शन फोर्सेस। तो ये मॉलिक्यूल जो है कम प्रेशर, कम प्रेशर होने की वजह से इनका जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं, जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का लगा हुआ है, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, और जब दूर जाने लगेंगे तो वंडरवॉल फोर्सेस क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। तो जो एनर्जी है वो इन वंडरवॉल फोर्सेस को कम करने में, या इन मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह में फैलने में, एक्सपेंड होने में क्या करेगी, काम आने लगेगी। और जब ये जो एनर्जी काम आने लगेगी तो इसका जो टेम्परेचर है, इस वाले कंपार्टमेंट का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहां पर कम लगने की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से जब आप हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ किसी गैस को एक्सपेंड होने देते हो तो उस एक्सपेंशन के दौरान वो जो हीट है, उसकी जो एनर्जी है, वो वंडरवॉल फोर्सेस को कम करने में लग जाती है, और कूलिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, अगर आप यहां गैस कौन सी भरोगे ये भी एक मैटर करता है। अगर आपने यहां पर आइडियल गैस भर ली तो आइडियल गैसेस के बीच में तो आपको मालूम है कि वंडरवॉल फोर्सेस होते ही नहीं है, जीरो होते हैं। वहां पर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, तो वहां जो वंडरवॉल फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, होंगे ही नहीं है, नेग्लिजिबल। तो जूल थॉमसन इफेक्ट अगर आप आइडियल गैसेस के लिए देखेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो। जब हम आइडियल गैसेस को एक्सपेंड करवाएंगे यहां पर एडियाबैटिकली इन जूल्स एक्सपेरिमेंट, तो उनके लिए जो जूल थॉमसन इफेक्ट है वो क्या होगा, जीरो। बट अगर आप रियल गैसेस लेते हो जहां पर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है, वहां पर आपको एक कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है, किस वजह से ये कूलिंग इफेक्ट हो रहा है, वो आपके समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा होता है। तो देखो, ये जो लेफ्ट साइड में हमने ये वाला जो पोर्शन लिया है, यहां पर हमारा वॉल्यूम जो है वो V1 था, और क्योंकि हम इसे कंप्रेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम कम होगा। कंप्रेस करने, जब हम इस पिस्टन पर प्रेशर लगाएंगे तो ये वॉल्यूम इसका कम होगा, इसलिए हम इस वॉल्यूम को क्या मान लेते हैं, -V1। और क्योंकि हमने सिस्टम पर काम किया है तो सिस्टम पर काम जो हम करते हैं वो है हो जाएगा P1, और वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो कहां से कहां तक हो रहा है, V1 से लेकर के 0 तक हो रहा है। तो V1 से लेकर के 0 तक हो रहा है, तो ये जो
वर्क आएगा जो सिस्टम पर हमने किया वो आ जाएगा -P1V1। ये कब है? जब हमने सिस्टम पर काम किया। तो वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम। अब हम इधर राइट साइड में आ जाते हैं। ये जो बी कंपार्टमेंट हमारा है, यहां पर जो वॉल्यूम में जो चेंज होगा, इस समय इसका वॉल्यूम क्या है? 2 है, V2। और ये गैस यहां पोरस प्लग से आ रही है और ये इसको क्या कर रही है? एक्सपेंड कर रही है। और इस एक्सपेंशन के दौरान होगा क्या? वॉल्यूम बढ़ेगा, सिस्टम के द्वारा काम किया जाएगा, वर्क बाय द सिस्टम। ठीक है। और यहां पर जो वर्क होगा बाय द सिस्टम, है ना, वो आप देखोगे कि साहब ये P2 है, वॉल्यूम में इसमें चेंज होगा। कहां से कहां तक चेंज होगा? क्योंकि पहले तो वॉल्यूम 0 था, जब हमने कंप्रेशन स्टार्ट किया उस समय वॉल्यूम क्या था? 0 था। तो हम इसको वॉल्यूम को लेंगे 0 से लेकर के और कहां तक? V2 तक। ठीक है ना, ये V2 इसका वॉल्यूम है। तो V2 तक हमने लिया, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी P2 V2, है ना। तो दो वर्क आ गए हमारे पास में, एक आ गया सिस्टम के द्वारा किया गया और एक आ गया सिस्टम पर किया गया। और जो नेट वर्क होगा, ये टोटल वर्क कितना हुआ तो हम निकाल लेते हैं कि साहब नेट वर्क कितना है। तो नेट वर्क जो हुआ वो हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, तो ये हमारे पास में नेटवर्क आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और क्योंकि हमें पता है कि गैस जो है वो एक्सपेंड हो गई है, और किन कंडीशन में हुई है? ये इंसुलेटेड, थर्मल इंसुलेशन, एडियाबेटिकली इंसुलेटेड है हमारे पास में। तो जो ये तो हमारे पास में W आ गया, नेटवर्क W। और जो हीट है जिसको आप Q से रिप्रेजेंट करते हो, है ना, तो वो जो है वो एडियाबेटिकली है, इसका मतलब हीट में कोई चेंज नहीं आया। तो ये जो डेल्टा क्यू है उसकी वैल्यू हमारी 0 रहेगी, और यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू जो है उसकी वैल्यू हमारे पास में ये आ गई इक्वेशन 1 से, और ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में 2। तो अगर हम फर्स्ट लॉ देखें तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है हमारे पास में कि जो डेल्टा यू है वो होता है हमारा डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और डेल्टा मतलब एंथैल्पी में सॉरी इंटरनल एनर्जी में चेंज हमारा इस लॉ से आता है। और क्योंकि ये सिस्टम के द्वारा काम किया गया है इसमें, तो हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? हम इस इक्वेशन को बोलेंगे Q माइनस डेल्टा W। सिस्टम के द्वारा काम किया गया है इसमें। तो ये वैल्यू जो है वो आपकी हो जाएगी U2 माइनस U1। और क्योंकि एडियाबेटिक है, डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 है, इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस ये डेल्टा डब्ल्यू कितना हुआ है? डेल्टा डब्ल्यू हुआ है P2 V2 माइनस P1 V1। ओके। और हमें पता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 0 तो है ही नहीं, और ये जो वैल्यू है ये प्लस में आ जाएगी। कौन सी? ये वाली। तो ये वैल्यू होगी P2 V2 और ये वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यहां पर आ जाएगा P1 V1। अब इस इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारे पास में है U2 और इस वैल्यू को हम इधर लेकर के आते हैं तो ये हो जाता है प्लस में, तो ये हो जाएगा P2 V2 इक्वल्स टू, और इस इक्वेशन इसे U1 को हम इधर राइट साइड में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा U1 प्लस P1 और P1। ये हमने इसको इंटरचेंज कर लिया। और हमें पता है U प्लस PV क्या होता है, हमें पता है ना, H इक्वल्स टू क्या होता है? U प्लस PV। तो जब U2 प्लस P1